स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो टू डिफरेंट फैक्शंस है वो देखने के लिए मिले थे। आप देखिए कि जो शिवसेना नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर भी जो टू ग्रुप्स है वो वहाँ पे क्रिएट हुए थे 2022 के समय में। जिन पर्सन्स के द्वारा जो रिबेलियन है उसको कैरी आउट किया गया, उनके अगेंस्ट में डिसक्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया था स्पीकर के पास में। आप देखिए कि ऐसा ही जो रिबेलियन का जो एक्टिविटी है, टू डिफरेंट फैक्शंस का जो क्रिएशन का जो एक्टिविटी है, आपको एनसीपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है उसके रिगार्डिंग में जब पेटिशन को फाइल किया गया था अर्लियर फेज के अंदर में, तो आप देखिए कि 11 मई के समय में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना एक डिसीजन है उसको डिलीवर किया गया था सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनके द्वारा। आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पर्सपेक्टिव से जरूर से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि आर्टिकल 145 का जो क्लोज 3 है उसके अंदर में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कि अगर किसी भी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है उसके रिगार्डिंग में कोई डिसीजन है उसको कैरी आउट किया जाएगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि मिनिमम जो 5 जजेस हैं उस बेंच का पार्ट होने चाहिए, 5 जज से जो कम है वो लोग नहीं होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रिगार्डिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 मई के समय जब अपना डिसीजन को डिलीवर किया गया तो उनके द्वारा कहा गया था कि सिर्फ यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, जो एमएलएज हैं, उनके नंबर के बेसिस पे किसी भी फैक्शन को यहाँ पे जो रियल पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस है वो नहीं ग्रांट करना है। अगर रिबेलियन पर्सन्स के पास में मोर नंबर्स है यहाँ पे एमएलएज के, एमपीज के, तो उनको यहाँ पे जो रियल उस पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस है वो सिंबल है उसको अलोकेट नहीं करना है। उसके अलावा आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या उसको यहाँ पे उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, नहीं किया गया है। जो पार्टी के अंदर जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है उसका बेसिकली एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन है उनको भी यहाँ पे एग्जामिन करना है और उसी के पर्सपेक्टिव से स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन है उसको डिलीवर करना है। तो आप देखिए कि जब जिस रिबेलियन ग्रुप को, जिस ओरिजिनल जो ग्रुप हुआ करता था शिवसेना का, उस ग्रुप को जब यहाँ पे जब सिंबल्स का अलोकेशन नहीं किया गया, ओरिजिनल शिवसेना का स्टेटस भी उनसे जब ले लिया गया, तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पीकर से क्वेश्चन है वो पूछा गया है क्या स्पीकर के द्वारा जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जो जजमेंट है 11 मई के समय में कि सिर्फ नंबर्स को नहीं फॉलो करना है, इसके अलावा आपको पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग में, उन सभी को भी एग्जामिन करना है किसी भी एक फैक्शन के रिगार्डिंग में डिसीजन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे स्पीकर से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। आप देखिए कि यहाँ पे पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है, बट अभी कोई जजमेंट है उसको डिलीवर नहीं किया गया है। जब यहाँ पे जजमेंट डिलीवर होगा हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको डिस्क्वालिफिकेशन का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो 10th हमारा शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग में किसी भी पर्सन के द्वारा पार्टी का जो एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट में जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाता है तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का जो राइट है वो यहाँ पे स्पीकर को आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या स्पीकर का ये जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू बेसिकली किया जा सकता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जुडिशियल रिव्यू अलाउ किया गया है कि हो सकता है कि स्पीकर के द्वारा यहाँ पे जो माल प्रैक्टिस है, जो यहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाए, तो यहाँ पे जो स्पीकर का जुडिशियल रिव्यू है उसको भी कैरी आउट किया जा सकता है। कियोतो हिलोहन केस आपको देखने के लिए मिलता है 1992 के समय का, यहाँ पे स्पीकर का जो डिसीजन है उसके रिगार्डिंग में, जिसके रिगार्डिंग में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको एग्जामिन किया जाता है स्पीकर के द्वारा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उससे अर्लियर फेज के अंदर में हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहाँ पे आया राम गया राम पॉलिटिक्स है वो देखने के लिए मिला था। कि आया राम गया राम जो टर्म है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि ये जो आया राम गया राम का जो टर्म है हरियाणा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलता है। हरियाणा का जो एक स्पीकर हुआ करते थे, राव बीरेंद्र सिंह नाम के एक स्पीकर हुआ करते थे, उनके द्वारा इन टर्म को यूज किया गया था। बेसिकली आप देखिए एक पर्सन हुआ करते थे जो बेसिकली हरियाणा के अंदर पलवल नाम का जो रीजन है जो कि ब्रज के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, उत्तर प्रदेश का जो ब्रज का जो रीजन है उसके साथ में,
तो वहाँ से एक एमएलए हुआ करते थे, उनके द्वारा एक दिन के अंदर 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चेंज किया गया था, और उनका जो नेम है वो राम से बिलोंग किया करता था। तो बेसिकली राम आ गया है, राम चला गया है, वहाँ से ये जो टर्म है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसबीआई के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से जो डाटा है जो यहाँ पे रिलीज करना था एसबीआई को, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करना था, तो बेसिकली एसबीआई के द्वारा मोर समय है वो मांगा गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसको फाइल किया गया, एडीआर नाम का एक जो एनजीओ है उसके द्वारा यहाँ पे जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कि एसबीआई के द्वारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, जो जजमेंट को डिलीवर किया गया उसको यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व किया गया है। आपको कंटेम्प्ट कोर्ट के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसके अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। एक कमेटी भी आपको देखने के लिए मिलती है जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है 1971 के समय में। आप देखिए कि बेसिकली जो कंटेम्प्ट वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, कि कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन को इश्यू किया गया उनको आपके द्वारा नहीं फॉलो किया जाता है, तो उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप से जानते हैं। एक आपको यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट देखने के लिए मिलता है, और एक आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। सिविल कंटेम्प्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उनको नहीं यहाँ पे फॉलो किया जाए तो उसको सिविल के अंदर में हम काउंट करते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे जो लोअर डाउन करने का कोशिश किया जाए, जो जुडिशियल अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी को अगर आपको लोअर डाउन करने का कोशिश किया जाता है तो उसको बेसिकली क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसका पार्ट माना गया है। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आर्टिकल 129 है वो आपको देखने के लिए मिलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पर्सपेक्टिव से, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हीं का कोई बात नहीं माना जाता है तो उसको कंटेम्प्ट के अंदर में शामिल किया जाता है, और यहाँ पे जो जेल भी कर दिया जाता है, फाइन के रिगार्डिंग में भी जो पनिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में तो आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में इसको मोर एलोबरेट वे में नहीं डिफाइन किया गया है, सिर्फ बताया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, इसको बेसिकली इसके रिगार्डिंग में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। 1971 का एक जो आपको लॉ है वो देखने के लिए मिलता है, उससे पहले एक कमेटी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है, उसको हम एच.एन. सान्याल कमेटी के नाम से जानते हैं। एच.एन. सान्याल कमेटी के बारे में बाद में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर हमें आता है, बट आप देखिए कि हमारा जो कोर्ट प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली यूनाइटेड किंगडम के ऊपर डिपेंडेंट है कॉलोनियल एरा के समय से। और आप देखिए कि यूके के द्वारा अपना ही जो यहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी है उसका अगर किसी के द्वारा डिसओबे किया जाता है या उसके रिगार्डिंग में कोई भी यहाँ पे जो जोक है वो देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पे रिनाउंस किया गया है, उसको यहाँ से रिमूव किया गया है यूके के द्वारा। तो कभी इस तरीके का डिस्कशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडियन जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसको यहाँ से रिमूव करना चाहिए प्रेजेंट समय में। जो पीएम सर हैं वो कश्मीर का विजिट के लिए गए थे, तो आप देखिए कि उनके द्वारा आफ्टर द 370 के रिमूवल के बाद में जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया कि नाउ कश्मीरी जो पर्सनस हैं वो ब्रीथिंग न्यू यहाँ फ्रीली हैं, काफ़ी कुछ उनके द्वारा अपना जो डिसीजन है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है। स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देखिए कि कश्मीर का एक आर्किटेक्चर है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आपको वहाँ पे वुड का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलती है कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली हमारे जो क्रिकेट के जो फॉर्मर प्लेयर हुआ करते थे सचिन तेंदुलकर, वो भी वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। बेसिकली उनके द्वारा उस एरिया के अंदर में जो क्रिकेट का जो बैट जो होता है जो प्लेयर्स के द्वारा यूज किया जाता है प्लेइंग के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जो क्रिकेट का जो बैट है उसका इंडस्ट्री आपको देखने के लिए मिलता है कश्मीर के अंदर में, तो उसको भी उनके द्वारा शो किया गया था रिसेंटली, अभी ये सोशल मीडियाज़ के ऊपर न्यूज के अंदर में था। इसके अलावा आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए, वुडन आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कश्मीर का। और उससे पहले आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर में 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के समय में उत्पाला नाम की जो डायनेस्टी है, करकोता नाम की जो डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ललित आदित्य मुक्तापिदा नाम के एक रूलर हुआ करते थे, काफ़ी फेमस रूलर हैं। हमारी जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है जो बेसिकली देखिए कि कनिष्का के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया था,
आशु घोषा नाम के जो पर्सन है वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखें कि आशु घोषा बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन हुआ करते थे, जिन किनके द्वारा उसको प्रिसाइड किया गया था, कनिष्का के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वो आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, तो बेसिकली वहाँ पे उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन हुआ करते, क्या वासुमित्रा हुआ करते थे, क्या आशु घोषा वहाँ पे आपको वाइस प्रेसिडेंट है वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि फ्राइडे का न्यूज़पेपर है, तो काफ़ी बार जो आर्ट एंड कल्चर का एक पेज है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। फेमाइन पावर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि आज का जो दिन है 8 मार्च का जो डे है, तो 8 मार्च को जो महाशिवरात्रि है लॉर्ड शिव के पर्सपेक्टिव से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे हमने कश्मीर के बारे में रीड किया, तो आप देखिए कि वहाँ पे भी एक अमरनाथ यात्रा है वो निकाली जाती है उस एरिया के अंदर में। अमरनाथ यात्रा आपको देखने के लिए मिलती है कश्मीर के अंदर में, जब लॉर्ड शिवा को वहाँ पे जो बेसिकली वर्शिप किया जाता है उनके डिवोटीज़ के द्वारा। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। वुमेन्स डे के अलावा आप देखिए कि आज महाशिवरात्रि का भी दिन है, और जो लॉर्ड शिवा है उनको शक्ति का एक सिंबल के रूप से देखा जाता है। तो शिव एंड शक्ति का जो बेसिकली एक जो यहाँ पे जो डे है 8 मार्च का दिन है, आज का जो दिन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने लॉर्ड शिवा के बारे में रीड किया, तो आपको काफ़ी बार आप देखिए कि काफ़ी बार जो केव आर्किटेक्चर है, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है या लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, क्योंकि उनका ही आपको जो हमारा जो एंशंट हिस्ट्री के समय में जो प्रेजेंस है वो मोर वे में देखने के लिए मिलता है। फिर अगर हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, वहाँ पे जो शक्ति का जो इन्फ्लुएंस है, जो गोडेस का, हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे गोडेस का जो वर्शिप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो पपेट्री है उसके बारे में बताया गया है। तो पपेट्री अलग अलग टाइप की होती है। एंशंट समय में इसको बेसिकली आप देखिए कि एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी यूज किया जाता है। हमारी जो संगम लिटरेचर है, हमारी जो पुरानी पुरानी किताबें हैं, उसके अंदर भी इस जो पपेट्री है उसके बारे में मेंशन मिलता है। पपेट्री अलग अलग टाइप की होती है। स्ट्रिंग पपेट्री है, ग्लो पपेट्री है, इसके अलावा आप देखिए कि आपको शैडो पपेट्री है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्ट्रिंग पपेट्री के बारे में, स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पे जो धागा है वो कनेक्टेड होगा किसी भी एक पपेट्री के साथ में। तो अगर हम बात करें, आप देखें कि कठपुतली नाम का एक पपेट्री है जो प्रैक्टिस कहाँ पे किया जाता है, कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली मीन्स, कठ मीन्स आप देखिए कि जो वुड के लिए यूज किया जाता है, काठ जो वर्ड आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। और पुतली बेसिकली एक पुतले के रूप से ये हुआ करता है, और इसको स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये डांस करता है अलग अलग सॉन्ग्स के रिगार्डिंग में। ये राजस्थान के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। कठपुतली के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, कुंदेही नाम का एक पपेट्री है जो उड़ीसा के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। कुंदेही नाम का जो एक पपेट्री है वो कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स, उड़ीसा के अंदर में। ये हम स्ट्रिंग पपेट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे वो किसी ना किसी जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उससे वो कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि गोम्बयत्ता नाम का एक पपेट्री है, गोम्बयत्ता नाम का एक पपेट्री है वो आपको देखने के लिए मिलता है कर्नाटका के अंदर में। कर्नाटका के अंदर में गोम्बयत्ता के अलावा अगर हम बात करें, बोमालतम आप देखिए कि तमिलनाडु और कुछ केरल का जो पार्ट है वहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, बोमालतम है। तो ये स्ट्रिंग पपेट्री हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स शैडो के बारे में, तो आपको वहाँ पे थोलू बोमलता का नाम पता होना चाहिए। रावण छाया है जो आपको उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। थोलू गोम्बयत्ता है का अलग अलग टाइप का जो पपेट्री है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर में इसको प्रैक्टिस है वो कैरी आउट किया जाता था एंशिएंट समय में, अपने एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से, या कोई ना कोई स्टोरी है उसको शो करने की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्लिपरी स्लोप के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है एडिटोरियल के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में जो बेसिकली जो बफर जोन का एरिया है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क के अंदर में जो बफर जोन का एरिया के अंदर में जो 6000 के आसपास जो ट्री हैं उनको कट किया गया है इको टूरिज्म को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अलावा आप देखिए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके जो एक्सपर्ट पर्सन है उनसे क्वेश्चन है वो किया गया है, क्या इस तरीके से जो लार्ज नंबर के ऊपर जो ट्री है उनका फॉल को कैरी आउट किया गया है, वो यहाँ पे कट कैरी आउट किए गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा टाइगर्स के रिगार्डिंग में, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग में भी जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
आप देखिए कि कूनो पालपुर नाम का जो नेशनल पार्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर में। वहाँ पे भी आप देखिए कि जो चीता हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था टूरिज्म को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। हमने दूसरा जो कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से जो चीता हैं उनको ट्रांसलोकेट किया था, क्योंकि आपको एशियन चीता है वो ईरान के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ भी उनका जो नंबर है 40 या 50 के आसपास है एशियन चीताज का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो फॉरेस्ट कवर का एरिया है काफ़ी कम है। इस एरियाज के अंदर में इस तरीके से जो ट्री हैं उनको कट किया गया। आने वाले समय में ये वेडिंग का एक डेस्टिनेशन बन सकता है जो मनी वाले जो पर्सनस हैं, जो कैपिटलिस्ट पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि उनका अपना पर्सनल एंजॉयमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसको इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। वाइल्ड लाइफ को क्योंकि नॉइस पोल्यूशन है काफ़ी बार जो यहाँ पे वेडिंग्स के अंदर में आप देखिए कि जो हाई जो डीजे हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसका जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए रहेगा। इसके अलावा लाइट का भी इम्पैक्ट काफ़ी बार जो मैरिज है उनके अंदर में जो लाइट शो है उसको भी कंडक्ट किया जाता है, लाइट शो भी कैरी आउट किया जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि जो हाई बीम लाइट्स हैं वो यहाँ पे अगर प्रैक्टिस किए जाएंगे तो काफ़ी दूर का जो एरिया है उसके द्वारा कवर किया जाएगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर के बारे में है। आप देखिए कि 8 मार्च का जो दिन है वो बेसिकली वुमेन्स डे के रिगार्डिंग में है। और अभी हमारा जो 2024 का जो बजट को अनाउंस किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जो 9 to 14 ईयर की जो गर्ल्स हैं, 9 to 14 ईयर का जो गर्ल्स है उनको यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर है उसके रिगार्डिंग में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो 9 to 14 ईयर का जो गर्ल्स है उनके रिगार्डिंग में जो वैक्सीनेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि सेकेंड मोस्ट कैंसर के जो केसेज हैं वो सर्वाइकल कैंसर के ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर में 1.87 के आसपास जो लाख के आसपास जो केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं एनुअली बेसिस पे। और आप देखिए कि इसके अंदर अगर हम बात करें 80,000 के आसपास जो डेथ हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग में, स्पेशली वुमेन्स के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे जो HPV वायरस है, ह्यूमनो पिपिलो वायरस है, वो एक मेन रिस्पॉन्सिबल है इस सर्वाइकल कैंसर के पर्सपेक्टिव से, जिसका प्रेजेंस आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है काफ़ी बार। और आप देखिए कि ये काफ़ी बार हाईली एक्टिव होगा कुछ पर्सनस के अंदर में, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें WHO के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग में 90-70-90 का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया है। 90-70-90 का जो स्ट्रेटजी है उसको डेवलप किया गया है WHO के द्वारा। ये जो स्ट्रेटजी है उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो 90% गर्ल चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे HPV वैक्सीनेशन है वो कैरी आउट करना है, कि जो 90% जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे वैक्सीनेशन है, HPV का जो वैक्सीनेशन है, ह्यूमनो पिपिलो वायरस का जो वैक्सीनेशन है उसको कैरी आउट करना है। 70% जो पर्सन है उनका जो स्क्रीनिंग है, वुमेन्स का जो स्क्रीनिंग है उसको कैरी आउट करना है। 35 to 45 का उनका एज होना चाहिए, उनका स्क्रीनिंग को कैरी आउट करना है। और 90% यहाँ पे जो टेस्टिंग है उसको कैरी आउट करना है गर्ल्स के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ 90-70-90 का जो स्ट्रेटजी है WHO के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलती है। इंडिया के द्वारा अपना जो इंडिजीनियस वैक्सीन है, सर्वाइकल के वैक्सीन का जो इंडिजीनियस वैक्सीन है उसको बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाएगा। आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग में जो एक्टिविटीज़ है उसको कैरी आउट किया गया है, जैसे कि स्कॉटलैंड के द्वारा 1988 के और 96 के समय के जो गर्ल्स का जो बर्थ हुआ था उनको वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड किया गया। और वहाँ पे आप देखिए कि जो स्कॉटलैंड के अंदर 0 सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट्स है प्रेजेंट समय में हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 2007 के समय में ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2007 के समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन है उसको कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि यहाँ पे रवांडा का आपको केस भी देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे भी 2011 के समय रवांडा के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, केसेस कंटिन्यूस डिक्लाइन हुए हैं। इंडिया के अगर हम हमारे नाइबर कंट्री के बारे में बात करें तो आपको एक भूटान देखने के लिए मिलता है, लोअर मिडिल इनकम जो कंट्री है, वहाँ पे भी बेसिकली जो वैक्सीनेशन है उस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। और आप देखिए कि वहाँ पे भी जो केसेज हैं वो डिक्लाइन हुए हैं भूटान के अंदर भी। इंडिया के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि सिक्किम के अंदर में जो सिक्किम मॉडल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सिक्किम के अंदर 2018 के समय में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया था। हमारा जो इंडिजीनियस वैक्सीन है
जिसको हम करवाक वैक के नाम से जानते हैं, सर्वाक वैक के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि सर्वाक वैक जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है सिक्किम ने। और इसके रिगार्डिंग में आपको यूविन नाम का एक पोर्टल है वो भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमने कोविड-19 के समय में कोविन नाम का जो पोर्टल है उसको डेवलप किया था वैक्सीनेशन के ट्रैकिंग के पर्सपेक्टिव से, तो उसी को बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट फिलीपाइंस के पर्सपेक्टिव से और चाइना की रिगार्डिंग में, आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर में कंटिन्यूस जो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है फिलीपाइंस और चाइना का। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में 2012 के समय में फिलीपाइंस के द्वारा जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पे भी पेटिशन को फाइल किया गया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा जो जजमेंट है फिलीपाइंस के रिगार्डिंग में ही उसको डिलीवर किया गया था। आपको यहाँ पे थॉमस सोल है वो देखने के लिए मिलता है। थॉमस सोल के अलावा आप देखिए स्कारबोर जो सोल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे कंटिन्यूस जो एक दूसरे कंट्री का जो कन्फ्लिक्ट है प्रेजेंट समय में। इसके अलावा आप देखिए कि पलावन नाम का आइलैंड है, इस रिसेंटली यहाँ पे जो एक बेसिकली जो एक बैरियर हुआ करता था, एक स्ट्रिंग हुआ करती थी साउथ चाइना सी के अंदर में, उसको भी कट किया गया था बहुत कंट्रीज के द्वारा। और यहाँ पे जो बोट्स हैं उनके भी कोलैप्स की वजह से, ये कोलाइड की वजह से न्यूज़ के अंदर में है, ये जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है फिलीपाइंस और चाइना के कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो आपको यहाँ पे इसके जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए स्पार्थली नाम का जो आइलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। 4-5 आइलैंड है, उनका लोकेशन एक बार ज़रूर से देख लेना जब भी आपको समय मिले साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग में। चाइना के द्वारा अभी रिसेंटली अपना मैप को जब रिलीज किया गया था सितंबर अक्टूबर के समय में, तो आप देखिए कि इनके द्वारा कंप्लीटली जो साउथ चाइना सी है उसको अपना जो पार्ट है वो मान लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि वुमेन्स डे के बारे में है, यहाँ पे वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्कस किया गया है कि इंडिया के अंदर जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो लोवेस्ट देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे भी वुमेन्स का जो लेबर फोर्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। अगर ये पार्टिसिपेशन प्रेजेंट समय में इंक्रीज हो तो इंडिया के अंदर भी आपको लेबर जो जॉब मार्केट है उसके अंदर वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो हाई देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली पैट्रियार्की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात किया गया कि पैट्रियार्की जो बेसिकली यहाँ पे जो पर्सन है, जो मैन है, उनके द्वारा यहाँ पे जो मनी अर्निंग का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाएगा। मैन का मोर डोमिनेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट के अंदर में। और आप देखिए कि वुमेन को बेसिकली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ तक यहाँ पे कंट्रोल लिमिट किया जाएगा। तो उसी को एक मेन रीजन माना गया है कि मोर वुमेन्स है वो जॉब मार्केट के अंदर में नहीं जा पाते हैं। पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और भी काफ़ी कुछ ऐसे आपको क्राइटेरिया है वो देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर हम इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो वुमेन्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन क्राइटेरिया हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि वुमेन का बेसिकली यहाँ पे क्यों यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं हो पाता है। आपको यहाँ पे अलग अलग जो सर्वे का जो रिपोर्ट है, पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि अर्लियर समय के अंदर हायर हुआ करता था वुमेन का पार्टिसिपेशन, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्लाइन। और आप देखिए कि अब रिसेंट ईयर्स के अंदर में कुछ इंक्रीज है वो आपको देखने के लिए मिलता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में। अब क्या फैक्टर्स है जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको डिक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि इनिशियल फेज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पैट्रियार्कल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हाउस होल्ड के अंदर जो पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है, मैन का जो डोमिनेशन है, चाहे हाउस होल्ड के अंदर आप देखिए या सोसाइटी के अंदर आप देखिए कि उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे वर्क है उसको कैरी आउट करना है या नहीं करना है। तो और मेन का जो डोमिनेशन है कि उनके द्वारा मनी है उसको अर्न किया जाएगा आउटसाइड द हाउस के रूप से। और आप देखिए कि फीमेल को यहाँ पे लिमिट किया जाता है, हाउस होल्ड एक्टिविटी है, फैमिली का अपब्रिंगिंग का एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड को ही जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं दिया जाता है। आप देखिए कि जो स्किल्स है वो यहाँ पे नहीं गेन किया जाता है। तो स्किल्स नहीं गेन होगा तो प्रॉपर जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वो भी एक रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड, अगर हम बात करें जॉब के बारे में तो आप देखिए कि अगर जॉब यहाँ पे मिलता है तो जॉब के वहाँ पे जो बेसिकली सेफ्टी है या नहीं है, जाने का जो सेफ्टी है या नहीं है, कम्यूटेशन का एक्टिविटी सही है या नहीं है, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं।
फिर फोर्थ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आप देखिए कि यहाँ पे जो पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, फीमेल जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको जो कम पेमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग में जो डिस्पैरिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में, तो ये आपको यहाँ पे ज़रूर से पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना है। 4 वहाँ पे फैक्टर हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, एजुकेशन का अटेनमेंट है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, और इसके अलावा देखिए कि हेल्थ एंड सर्वाइवल है। ऐसे 4 फैक्टर्स के रिगार्डिंग में जो रैंकिंग है वो डिसाइड किया जाता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर इंडिया का जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा, और सबसे जो खराब रैंकिंग है वो हेल्थ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्यों देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट? स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। इसके अलावा आप देखिए कि हमारी जो इंडियन वुमेन्स है उनका जो प्रेगनेंसी के समय भी आपको अंडरवेट का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। मैक्स 50% के आसपास जो वुमेन्स है उनका अंडरवेट का सिचुएशन आपको रहेगा। जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको अवेलेबल नहीं होते हैं मैक्सिमम टाइम में, या कभी कभी आप देखिए कि उनके ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में इस तरीके से एनीमिया का सिचुएशन है, ब्लड का जितना होना चाहिए बॉडी के अंदर उतना नहीं है, आयरन का जो डेफिशिएंसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हेल्थ फैक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं इंडियन वुमेन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये श्रीलंका का, ये बेसिकली इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर सेम ही जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीलंका का एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है। आप देखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी है वो बेसिकली इंडिया को एज ए कॉलोनाइजर के रूप से देखता है कि इंडिया एक अथॉरिटी है, उनका मेन मोटिव यही है कि श्रीलंका को यहाँ पे कॉलोनाइज करना है। बट इंडिया को एक असेंशियल यहाँ पे पार्टनर के रूप से भी देखता है कि उन्हीं के कोऑपरेशन के थ्रू में यहाँ पे जो डेवलपमेंट का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाएगा। क्या हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा महाराष्ट्र के अलावा आप देखिए कि झारखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा आप देखिए कि उड़ीसा का जो एरिया है, उड़ीसा का एरिया, सॉरी एमपी उड़ीसा, ये जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइबल्स का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे जो रिमोट इंटरनेट के रिगार्डिंग में बेसिकली डिस्कस किया गया है कि इसरो के द्वारा वहाँ पे वीसैट है उसको लॉन्च किया जाए। वीसैट क्या है? वेरी स्मॉल आपको अपार्चर टर्मिनल है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इंटरनेट का जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग में वीसैट है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाए इसरो के द्वारा, ये डिस्कस किया गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। पाकिस्तान के जो पीएम हैं उनको, इंडियन पीएम को थैंक यू कहा गया है उनके द्वारा, जब से वो पावर के अंदर आए हैं इंडियन पीएम के द्वारा उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था। एआई का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंसोर्टियम है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गल्फ ऑफ आदेन, आप देखिए कि यहाँ पे बारबाडोस नाम का एक कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है बेसिकली बारबाडोस। तो वहाँ पे आईएनएस कैलकटा है उसको डिप्लॉय किया गया। बारबाडोस बेस एक शिप है उसके ऊपर अटैक हुआ था। गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में 21 जो क्रू मेंबर्स हैं उनको रेस्क्यू किया गया है आईएनएस कोलकाता के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। वहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन आप देखिए कि ये बेसिकली ये आपको बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो देखने के लिए मिलेगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जो यमन नाम का जो कंट्री है वो उसका जो डोमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ये जो स्ट्रेट जो है जिसको कि हम बेबल मंदाब स्ट्रेट के रूप से जानते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि गल्फ ऑफ आदेन है वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस जो अटैक है वो इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे रेड सी का एरिया है, तो उसी के अंदर में जो रेस्क्यू है वो कैरी आउट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। आईएनएस कैलकटा है उसको डिप्लॉय किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्वीडन नाम का जो कंट्री है वो फॉर्मली नाटो का मेंबर बना है। अभी नाटो क्या है स्टूडेंट्स? नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1948 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आता है। इस नाटो को बेसिकली कलेक्टिव डिफेंस की वजह से जाना जाता है। इसका जो आर्टिकल 5 है, इस नाटो ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है उसके अंदर कलेक्टिव डिफेंस के बारे में बात की गई है कि अगर इसका कोई भी एक मेंबर है, जैसे कि अब 32 मेंबर है वो स्वीडन बना है, तो स्वीडन के ऊपर किसी के द्वारा अगर अटैक किया जाता है तो सभी जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उसको डिफेंड किया जाएगा अपना फोर्सेज के थ्रू में। तो ये नाटो आपको देखने के लिए मिलता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ओरिजिनल समय में इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर हुआ करता था। ओरिजिनली जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि हेडक्वार्टर को चेंज किया गया है। बेल्जियम का जो एरिया है ब्रसेल्स, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है।
मलेशियन पीएम के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। आफ्टर द पार्टीशन पाकिस्तान के अंदर एक यहाँ पे जो मिनिस्टरियल पोस्ट का जो ओथ है वो लिया गया है फर्स्ट सिख जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पाकिस्तानी पंजाब के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के रिगार्डिंग में है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर्मर जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है राजापक्से उनके द्वारा आप देखिए गोताबाया राजापक्से यहाँ पे एक ऑथर के रूप से जो बुक है वो लिखा गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे चाइना के द्वारा जो गाजा स्ट्रिप के अंदर जो सिचुएशन है उसको डिसग्रेस टू सिविलाइजेशन का जो नाम है वो दिया गया है। बट आप देखिए कि चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है वहाँ पे युगुर मुस्लिम्स हैं, उनके अगेंस्ट में कंटिन्यूस ह्यूमन राइट का वायलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। युगुर मुस्लिम है जिंजियांग प्रोविंस के रिगार्डिंग में। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि चाइना के द्वारा कहा गया है कि डिसग्रेस टू सिविलाइजेशन का सिचुएशन है गाजा स्ट्रिप के अंदर में प्रेजेंट समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर जो होमवर्क है उसको ज़रूर से कीजिए, जो भी आपको होमवर्क यहाँ पे दिया गया है जो उसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।